जय हिंद साथियों। आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत राजनीति विज्ञान से आए हुए प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था, उसके बाद कई अन्य देशों ने अपनाया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार था वो अमेरिकी संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वही प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करें, प्रस्तावना की अगर हम भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हम भारत के लोग अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसी तरह तीन अन्य शब्द समानता, स्वतंत्रता, समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और बंधुत्व जो शब्द है वो ये तीनों शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। इस तरह हमारा जो इसमें सही विकल्प होगा वो विकल्प ई हो जाएगा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे हम अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में देखेंगे तो 48, महाराष्ट्र में 48 सीट, और पश्चिम बंगाल में 42 अर्थात 42 सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 सीट हैं। इस प्रकार हम इसको बढ़ते क्रम में अगर लगाएंगे तो बिहार, 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 फिर पश्चिम बंगाल का 42 सीट, उसके बाद महाराष्ट्र 48 सीट, महाराष्ट्र, और फिर यूपी, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा जिसके पास 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो हमारा बढ़ते क्रम देखेंगे ऑप्शन में तो ए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये घटते क्रम में है। और फिर इसको देखेंगे हम बी, ये भी गलत होगा, सी भी गलत होगा। इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प होगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा, जो फर्स्ट विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये बढ़ते क्रम में नहीं दिया है, ये घटते क्रम में 80, उसके बाद महाराष्ट्र का 48, फिर 42 और 40, ऐसे घटते क्रम में दिया है। हमको पूछ रहा है बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन ले लेंगे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? ऑप्शन ए है यह अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम देखेंगे, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, यह अत्यधिक उत्तरदायी है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, तो यह भी सही है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, बिल्कुल, यह मतभेद एवं संघर्ष का आपसी सहमति से इसको सुलझाया जाता है, तो ये भी हमारा सही होगा। तो इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी है भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम देखेंगे, फोर्थ नंबर, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसमें मंत्रिपरिषद, इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री,
और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और इसके अलावा राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को मिला के बनता है। इसमें सभी शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हम देखेंगे राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सहायता एवं सलाह से करता है, तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? आंतरिक मामलों का विनियमन पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। ऑप्शन सी है इनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम दल बदल की बात करें, दल बदल विरोधी जो कानून आया था, दल बदल, तो एक 52वां संशोधन 1985 से आया। इस संशोधन के तहत संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून को जोड़ा गया। इसमें 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया है, यानी कि 52वां जो संविधान संशोधन 1985 है वो दल बदल से संबंधित था। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन 2003 ये भी दल बदल से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें मंत्रिपरिषद का जो आकार था, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 15% कर दिया गया, ताकि दल बदल पे प्रभावी तरीके से रोक लगाया जाए। तो इस प्रकार इसमें फिफ्थ का हम ले लेंगे, जो ऑप्शन 5 का जो सही विकल्प होगा, पहला आंतरिक मामलों का विनियमन पार्टियों को दल बदल से रोकने के लिए संशोधित। तो ये जो था हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अब्राहम लिंकन, जे.एस. मिल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को, तो मूल अधिकार संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, जो मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्राप्त किए गए, जिसमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत जो था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार इसको हटा के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में, अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अब मात्र 6 मूल अधिकार हैं। तो इस तरह देखेंगे हम ऑप्शन, अगर हम इसमें देखें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जो आरटीई आया था वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जबकि अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21(1) के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 अधिनियमित किया, जिसके तहत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य
प्राप्त करने पर जोर दिया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21(1) के तहत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? 25वां, 38वां, 42वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसमें मौलिक कर्तव्य तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू हुआ। संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया, यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन, ऑप्शन सी, इसमें एक भाग 42वां संविधान संशोधन से भाग 4 का जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर की गई थी। मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 2002 के आलोक में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य, पहले स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य और फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसमें हम सही विकल्प जो लेंगे वो सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये तीनों थे, अर्थात ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ऑप्शन ई। ऑप्शन 3 देखेंगे, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम ऑप्शन देखेंगे, अगर धन विधेयक की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, अर्थात इसे अध्यक्ष की प्रमाणन की जरूरत होती है, अर्थात इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, यह लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिशों से ही प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिशों से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा के विचारार्थ हेतु भेजा जाता है और राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती और 14 दिनों के भीतर इसे स्वीकृति देनी होती है। जो राज्यसभा होता है इसको 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देना होता है। और यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, तो बिल्कुल धन विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित होता है। और यह तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, जो सही विकल्प हो 10 का, वो ई हो जाएगा। कौन असत्य है? तो ई हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें सभी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 11। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1961, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, 11 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की बात करें हम तो राष्ट्रपति करता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की जो नियुक्ति होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह के बाद करता है, अर्थात राष्ट्रपति करता है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा 11 का, वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो 12 को देखेंगे, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। बिल्कुल इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है। यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा होगा, अर्थात एक सही है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। यह एकल सुनवाई की प्रक्रिया, जो लोक अदालत होती है वो एकल सुनवाई की प्रक्रिया है। अधिकांश विवादों को एक ही सुनवाई में निपटाने का प्रयास किया जाता है, तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। यह त्वरित न्याय देता है, बिल्कुल यह भी सही है। इसका उद्देश्य लंबी अदालती कार्रवाई के बिना
त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना होता है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। तो देखेंगे लोक अदालत का जो आयोजन होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बेंच में उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज जो होते हैं या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या कोई एक या दोनों सदस्य होंगे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है नहीं, पांचवा हमारा गलत होगा, अर्थात जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन 2 3 4 5 3 4 5, ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 3 और पांचवा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 को देखेंगे हम, जो रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापक अभियान चला था। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी 1948 में नेशनल पार्टी द्वारा। इससे ही रंग भेद की नीति या अपार्थीड कहते हैं। अफ्रीकी भाषा में अपार्थीड, रंग भेद की नीति को हुई अपार्थीड। इसको अफ्रीकी भाषा में अलगाव या पृथकता बोलते हैं, अलगाव बोलते हैं, अपार्थीड को अलगाव बोलते हैं। यह नीति 1994 में समाप्त की गई। जो रंग भेद की नीति लाया था नेशनल पार्टी ने, ये 1994 में समाप्त कर दी गई। इसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न, 1990 में इनको भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तथा 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है, नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के 1994 में पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बनते हैं नेल्सन मंडेला। तो इसमें 13 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आधिकारिक नीति का पालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय वोटर दिवस 14 सितंबर, 25 जनवरी, 5 जून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो 14 का हमारा सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, जबकि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प बी हो जाएगा, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 अस्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन बी है, प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। ऑप्शन सी है, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम संस्था है। इसका गठन जो होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में होता है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ऑप्शन देखेंगे, इस परिषद में 15 सदस्य हैं बिल्कुल, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। हाँ, 5 अस्थायी इसमें सदस्य होते हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इनको 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और इनको वीटो शक्ति भी प्राप्त हुआ है, वीटो शक्ति भी, अर्थात बी भी हमारा सही है। और 10 का चुनाव सामान्य सभा जनरल असेंबली द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है, अर्थात ये हमारा सही विकल्प है। और बी भी, जो अस्थायी सदस्य हैं 5, उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी देखेंगे, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। तो देखेंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये फंडिंग एजेंसी नहीं है, ये सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसकी ये फंडिंग एजेंसी नहीं होगा। ये IMF और विश्व बैंक फंडिंग एजेंसी सुरक्षा परिषद की नहीं होगी, ये गलत होगा। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प 15 का जो सही विकल्प होगा वो सी हो जाएगा, सी,
के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमारा सी हो जाएगा, सी को हम ले लेंगे, असत्य कथन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, चुनावी कदाचार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ऑप्शन बी वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ऑप्शन सी दल गठबंधन द्वारा लोकसभा का विश्वास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चुनावी कदाचार पे प्रतिभारित है तो इसमें देखेंगे सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बिल्कुल ये ऑप्शन ए सही होगा। वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी सही होगा। दल गठबंधन द्वारा लोकसभा का समर्थन का विश्वास, ये चुनावी कदाचार के तहत आते हैं, ऑप्शन ए और बी। जबकि गठबंधन द्वारा किसी दल या गठबंधन द्वारा लोगों का समर्थन प्राप्त करना यह चुनावी कदाचार नहीं होता है। गठबंधन द्वारा लोगों का अगर समर्थन मिलता है तो ये चुनावी कदाचार के तहत नहीं आएगा। तो 16 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन ए और बी इसमें सही है जो चुनावी कदाचार के तहत आता है। तो ऑप्शन हम डी ले लेंगे, 16 का ऑप्शन डी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए 27%, 22%, ऑप्शन सी 15%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर मंडल कमीशन की हम बात करें, मंडल कमीशन की, तो मंडल कमीशन का गठन 1979 में होता है। उस समय जो पीएम होते हैं मोरारजी देसाई होते हैं, मोरारजी देसाई के समय इसका गठन होता है। गठन 1979 में मोरारजी देसाई के समय। 1980 में कमीशन ने अपना रिपोर्ट पेश किया। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1980 में अपना रिपोर्ट सौंपता है। 1980 में रिपोर्ट सौंपता है। उसने 3743 जाति को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया। समिति ने 27% आरक्षण की सिफारिश की है। कितना? तो 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 1990 में बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में सिफारिशों को लागू किया गया। तो इसको हम देखेंगे, मंडल आयोग ने कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो 27%, जो 1990 में बीपी सिंह के समय में इस सिफारिशों को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का आत्मा कहलाता है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, हृदय एवं आत्मा कहा था। किसको? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो हम देखेंगे इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो सभी लोगों को, सभी धर्मों को मिला है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सभी लोगों के लिए समान है और सबको मिला है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी सभी लोगों के लिए है। उपयुक्त में से, तो इसमें हमारा 19 का जो सही विकल्प होगा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 29 है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के जरिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है। अर्थात अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।